हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 के सोशल साइंस के चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस को। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी क्लास के एसएस के, साइंस के, मैथ्स के और बाकी सब्जेक्ट्स के भी चैप्टर एक्सप्लेनेशंस और बाकी आपके काम के वीडियोस हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। उनका प्लेलिस्ट लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को ज़रूर से ज़रूर चेक करें। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू हमारा सब सेक्शन 4.2 पार्लियामेंट, जहां से हमें शुरू करना था। देखिए, हमने पार्ट 1 में ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में पढ़ा। कौन सा ऑफिस मेमोरेंडम? जिसमें बीपी मंडल कमीशन के दिए गए रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग देश में ओबीसी रिजर्वेशन शुरू कर दिया गया था। उसमें पार्लियामेंट का कोई रोल हमें नहीं बताया गया, ठीक है। क्योंकि ये डिसीजन पार्लियामेंट ने नहीं लिया था, तो शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि पार्लियामेंट का इसमें कोई मेजर रोल नहीं था। लेकिन एक बार हम उस ऑफिस मेमोरेंडम की कहानी पे वापस जाते हैं और देखते हैं कि पार्लियामेंट ने उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देखिए, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो स्टोरी में थी, ऑफिस मेमोरेंडम की स्टोरी में थी, वो क्या थी? पहली बात तो जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी वो कहाँ डिस्कस हुई? पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने एड्रेस में मेंशन किया बीपी मंडल कमीशन के बारे में, ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वो एड्रेस कहाँ दिया था, वो भाषण कहाँ दिया था? पार्लियामेंट में। प्राइम मिनिस्टर ने जो भी चेंजेस किए, जो भी डिस्कशंस की, जो भी अमेंडमेंट्स किए, जो भी इंट्रोड्यूस किया उस बिल को, वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था? पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये डिसीजन था ये पार्लियामेंट ने डायरेक्टली नहीं लिया था, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट ने इस डिसीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पार्लियामेंट की ने ही मंडल कमीशन की दी गई रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इसके ऊपर डिस्कशंस किए थे, डिबेट्स किए थे। और अगर पार्लियामेंट इस डिसीजन के फेवर में नहीं होता तो कभी भी सरकार उस मेमोरेंडम को, उस ऑफिस मेमोरेंडम को देश का कानून नहीं बना पाती, ठीक है। पार्लियामेंट का सपोर्ट था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पास, इसीलिए वो उस बिल को, उस रिकमेंडेशन को कानून बना पाए। अगर उनके पास पार्लियामेंटरी सपोर्ट नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसने क्या कहा है। आगे इन्होंने बताया है कि पार्लियामेंट भी अकेला नहीं कर पाता इस डिसीजन को एनेक्ट, अगर कैबिनेट का अप्रूवल नहीं होता तो। यानी कैबिनेट और पार्लियामेंट बोथ गो हैंड इन हैंड। असल में कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं हमारे, वो पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होते हैं। आगे आता है हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। जितने भी डेमोक्रेसीज होते हैं उसमें पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है। यानी देश की जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स ही हमारे पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। देश के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की नेशनल असेंबली को ही पार्लियामेंट कहा जाता है। सबसे बड़ी पॉलिटिकल अथॉरिटी किसी भी देश में उसका पार्लियामेंट ही होती है। अगर स्टेट लेवल पे देखा जाए तो स्टेट लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बॉडी होती है, उसको स्टेट लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंट के नाम अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। कहीं पे ड्यूमा कहा जाता है, कहीं पे सीनेट कहा जाता है, कहीं पे कुछ कहा जाता है, कहीं पे कुछ कहा जाता है। नाम अलग अलग होता है, लेकिन एक पार्लियामेंट लाइक बॉडी ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होती है। अब पार्लियामेंट किस तरीके से काम करता है, अपनी पावर्स को कैसे शो करता है, वो हम देखेंगे। पार्लियामेंट जो होता है वो किसी भी देश में लॉ मेकिंग के लिए सबसे बड़ी फाइनल अथॉरिटी होती है। जो लॉ मेकिंग होती है, लेजिस्लेशन होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है। इसीलिए पार्लियामेंट के पार्ट्स को या पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? लेजिस्लेचर्स कहा जाता है। जितने भी पार्लियामेंट्स हैं इस दुनिया में, अलग अलग कंट्रीज़ में, उन सब का काम है नए लॉज बनाना, नए कानून बनाना, या फिर एग्जिस्टिंग लॉज में मॉडिफिकेशंस करना, चेंजेस करना। और ये सब काम हर देश का पार्लियामेंट ही किया करता है। जो पार्लियामेंट है वो सरकार के ऊपर भी अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है। कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडिया में डायरेक्ट एंड फुल कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का सरकार के ऊपर।
जो सरकार में लोग बैठे हैं वही पार्लियामेंट का भी पार्ट होते हैं, उनको पार्लियामेंट में रह के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। और जिस मिनिस्टर के पास, जिस सरकार के पास, जिस प्राइम मिनिस्टर के पास सपोर्ट होता है पार्लियामेंट का, वही प्रॉपरली एडमिनिस्टर कर सकता है कंट्री को, वही डिसीजंस ले सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव। तीसरा पॉइंट है, जितना भी पैसा सरकार खर्च करती है उस सारे खर्च का कंट्रोल पार्लियामेंट के पास ही होता है। पब्लिक मनी, पब्लिक के पैसे को सरकार की, पार्लियामेंट की अनुमति के बाद, पार्लियामेंट में बजट पास करने के बाद ही खर्च किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहां पे डिस्कशन किया जाता है पब्लिक इश्यूज पे, नेशनल पॉलिसी पे, किसी भी कंट्री में पार्लियामेंट में ही डिस्कशन होता है। ये हमारे फोर्थ पॉइंट में मेंशन है। और पार्लियामेंट किसी भी मैटर पे इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है, डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। आगे आता है टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो पार्ट होते हैं, ज़्यादातर कंट्रीज में पार्लियामेंट के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि पार्लियामेंट काफ़ी सेंट्रल रोल प्ले करता है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स। ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वो पार्लियामेंट के रोल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। दे आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेज। इनको चैम्बर्स या हाउसेज कहा जाता है। वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइजेज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। जो एक हाउस होता है, दो हाउसेज में से जो एक हाउस होता है उसको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और वो लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग का और बाकी इंपॉर्टेंट काम किया करता है। द सेकेंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली। जो सेकेंड हाउस होता है पार्लियामेंट का उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है एंड परफॉर्म्स सम स्पेशल फंक्शंस। वो कुछ स्पेशल फंक्शंस करता है। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स। किसी भी देश के जो हिस्से होते हैं, जैसे स्टेट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं या कुछ स्पेशल इलाके होते हैं, उनके इंटरेस्ट को देखना, उनके वेलफेयर को देखना, ये काम होता है सेकंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का। जैसे हमारे देश में भी पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा जिसको लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, राज्यसभा जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है। देखो तो बताया है, इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज। द टू हाउसेज आर नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा कहा जाता है उसको, या अपर हाउस भी कहा जाता है। और दूसरा है हाउस ऑफ द पीपल, जिसे लोकसभा या लोअर हाउस भी कहा जाता है। हमारा जो इंडिया का प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल्दो शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, वो भी पार्लियामेंट का पार्ट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट कभी भी लोकसभा और राज्यसभा का हिस्सा नहीं होता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन क्या है तो आप क्या कहेंगे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। ये पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के। इसीलिए जितने भी, दैट इज वाई ऑल लॉज मेड इन द हाउसेज कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी कानून बनते हैं लोकसभा, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में, वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद, प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद ही देश का कानून बनते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। यू हैव रेड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस। पिछली क्लासेस में भी पार्लियामेंट के बारे में आपने पढ़ा है। फ्रॉम चैप्टर 3 यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शंस टेक प्लेस। चैप्टर 3 में आपको लोकसभा इलेक्शंस कैसे होते हैं ये समझाया गया है। लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंसेस बिटवीन द कॉम्पोजिशन ऑफ दीज टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड आंसर द फॉलोइंग फॉर द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो हम इन दोनों हाउसेज के मेजर डिफरेंसेस पढ़ेंगे, इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये बने कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन बोथ द हाउसेज, हु इलेक्ट्स द मेंबर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टर्म, कैन द हाउस बी डिसॉल्व्ड और इज इट परमानेंट। दोनों मेंबर्स, दोनों हाउसेज में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं। वैसे मेरे को एग्जैक्ट काउंट तो नहीं पता, आई थिंक लोकसभा में 552 के अराउंड मेंबर्स होते हैं, 550 के अराउंड मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में 250 के अराउंड मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है, लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। राज्यसभा के भी इलेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टर्म, लेंथ होती है, लोकसभा 5 साल की टर्म होती है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, उसकी 6 साल की टर्म होती है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और लोकसभा एक टेम्पररी हाउस कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि हर 5 साल के बाद लोकसभा को पूरी तरीके से डिसॉल्व करके एक नई लोकसभा बनाई जाती है इलेक्शंस के बाद। अगर पुरानी पार्टी जीतती है तो वही लोग दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कंट्री में, वही पार्लियामेंट में बैठते हैं दोबारा। और अगर कोई दूसरी पार्टी पावर में आती है तो फिर हमारा पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहा जाता है, 6 साल की टर्म होती है, लेकिन ये कभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स चेंज हो जाते हैं, यानी इस हाउस में, राज्यसभा में हमेशा कुछ मेंबर्स इनेक्ट रहते हैं, कुछ ना कुछ मेंबर्स अपना काम करते रहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है। Which of the two houses is more powerful? It might appear that the Rajya Sabha is more powerful. For some times it is called the upper chamber and the Lok Sabha the lower chamber. दोनों हाउसेज में से ज़्यादा पावरफुल क्यों है? आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसको अपर चैम्बर कहा जा रहा है, लोकसभा को लोअर चैम्बर कहा जा रहा है। बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा पुराना बोलने का तरीका है, ऐसा असल में है नहीं। असल में क्या है? असल में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा के मुकाबले। लोकसभा की स्ट्रेंथ भी डबल से ज़्यादा होती है राज्यसभा के मुकाबले। ठीक है, आर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स, बट ऑन मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइजेज सुप्रीम पावर। लेट अस सी हाउ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स जरूर दी गई हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? Any ordinary law needs to be passed by both the houses, but if there is a difference between the two houses, the final decision is taken in a joint session in which members of both the houses sit together. Because of the larger number of members, the view of Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting. कोई भी साधारण कानून दोनों हाउसेज में पास किया जाना जरूरी होता है, लेकिन अगर दोनों हाउसेज में डिफरेंस हो, मान लीजिए एक हाउस ने उसको पास कर दिया, दूसरे हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो एक जॉइंट मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें दोनों हाउसेज के लोग बैठेंगे और फिर डिसीजन लिया जाएगा। और जब जॉइंट मीटिंग होती है तो अक्सर लोकसभा का डिसीजन प्रीवेल करता है, क्योंकि लोकसभा में नंबर ऑफ मेंबर्स राज्यसभा से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वोटिंग में लोकसभा ही अक्सर डिसीजन प्रीवेल करवाती है अपना। सेकेंड पॉइंट है, लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर इन मनी मैटर्स ओवर वंस द लोकसभा पासिस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट. The Rajya Sabha can only delay it by 14 days or suggest changes in it. The Lok Sabha may or may not accept the changes. मनी मैटर्स में, पैसे के मामले में, बजट के मामले में, एक बार जब लोकसभा बजट पास कर देती है सरकार का, या कोई मनी से रिलेटेड कोई कानून बना देती है, तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। राज्यसभा सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा उस कानून को 14 दिन के लिए डिले कर सकती है, या उसमें कुछ सुझाव दे सकती है। अब राज्यसभा के दिए गए सुझावों को मानना या ना ही मानना, ये लोकसभा के हाथ में होता है। थर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इन लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर. लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो जनरली लोकसभा से आते हैं, और जिस के पास लोकसभा का सपोर्ट होता है वही देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है। मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होता है, सबसे पावरफुल जो मिनिस्टर होता है प्राइम मिनिस्टर, वो लोकसभा के सपोर्ट से ही बनता है। इफ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दैट दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट. द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर. और अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है एग्जिस्टिंग सरकार के खिलाफ, तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको क्या करना पड़ता है? अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। अपनी मिनिस्टरशिप, अपनी मिनिस्ट्री, अपना मंत्रालय, अपना मंत्री पद, अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। इसे कहा जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन. जब भी लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो एग्जिस्टिंग पार्टी इन पावर को अपनी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उसके मिनिस्टर्स हैं, जो उसके एमएलएज एमपीज वगैरह हैं, उन सबको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। यहाँ पे अ डे इन लोकसभा दिखाया गया है। लोकसभा में क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, डिस्कशंस होते हैं, क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है, लोग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, बिल्स पास किए जाते हैं, सारे काम एक डे के एग्जाम्पल से आपको बताए गए हैं। आगे आता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, हमारा सब सेक्शन 4.3. Do you remember the story of the office memorandum with which we started this chapter? We find out that the person who signed the document did not take this decision. शुरुआत जब हमने इस चैप्टर की थी तो हमने एक ऑफिस मेमोरेंडम, एक ओएम के बारे में बात की थी। तो जिस बंदे ने
जिस जॉइंट सेक्रेटरी ने उसके ऊपर सिग्नेचर किया था, असल में वो डिसीजन उसका लिया हुआ नहीं था। ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स। वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा था, डिसीजन तो किसी और ने लिया था, वो तो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा था। वी नोटेड द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग द डिसीजन, बट वी ऑल्सो नो दैट ही कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन इफ ही डिड नॉट हैव सपोर्ट फ्रॉम द लोकसभा। हमने देखा कि वो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का लिया हुआ था और वो भी उस डिसीजन को तब तक नहीं ले पाता जब तक उसके पास लोकसभा का सपोर्ट नहीं होता। इन दैट सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेष ऑफ द पार्लियामेंट। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस बंदे ने उस ऑर्डर के ऊपर सिग्नेचर करके उसको देश के कानून में तब्दील किया था, उसको लागू करा था देश में, वो उसको सिर्फ साइन करने वाला था, सिर्फ एग्जीक्यूट करने वाला था, वो तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की विशेष को पूरा कर रहा था। Thus at different levels of any government we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people। तो अलग अलग लेवल पे कई सरकारी कर्मचारी, कई गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं जो डे टू डे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन उनके पास असली पावर नहीं होती। इन सारे फंक्शनरीज को, ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव। इनको सबको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, इन ऑफिसर्स को एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। They are called executive because they are in charge of execution of the policies of the government. Thus, when we talk about the government, we usually mean the executive। इनको एग्जीक्यूटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सरकार के बनाई गई पॉलिसीज़ को, नियमों को, कानूनों को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, इफेक्ट में लेके आते हैं देश में, इसीलिए इनको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और जब हम सरकार की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं सरकार, तो सरकार का असली मीनिंग ये एग्जीक्यूटिव ही होते हैं। अब एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव्स। वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में एग्जीक्यूटिव्स की दो कैटेगरीज होती हैं। एक वो जिनको लोगों ने कुछ समय के लिए इलेक्ट किया है, इनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। हमारे नेता लोग जो होते हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पार्टी लीडर्स होते हैं जो चुनाव जीत के आए हैं, उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। सेकंड कैटेगरी की बात करें तो इन द सेकंड कैटेगरी पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज। पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। सेकंड कैटेगरी में लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपॉइंटमेंट होता है, इनके टेस्ट लिए जाते हैं। जैसे यूपीएससी आईएएस ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है, तो वो आईएएस ऑफिसर्स भी सिविल सर्वेंट्स में ही आते हैं। इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव या सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। ये सिविल सर्विसेज से आते हैं। अगर रूलिंग पार्टी बदल भी जाती है तो भी ये नहीं बदलते, इसीलिए इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। लेकिन असली पावर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में होती है। देश के लिए नियम बनाना, कानून बनाना किसके हाथ में होता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में। उन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के बनाए गए डिसीजंस को लागू करने का काम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का होता है। These officers work under political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration. Can you recall the role of political and non-political executives in the case of office memorandum? तो ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को असिस्ट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं अलग अलग मैटर्स में, अलग अलग लॉज में, ठीक है, और एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के ये। You might ask, why does the political executive have more power than the non-political executive? Why is the minister more powerful than the civil servant? The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जिसने आईएएस जैसी परीक्षा पास की है, कितना इंटेलिजेंट बंदा है, उसके पास कम पावर है, और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो नेता है, उसके पास ज़्यादा पावर है। नेता तो अनपढ़ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टिंग लगती है और लोगों को अक्सर ये चीज़ें गलत भी लगती हैं कि सिविल सर्वेंट के पास पावर कम है जिसने आईएएस क्रैक किया है, और मिनिस्टर जो अनपढ़ है, जो लोगों ने चुन के भेज रखा है, उसके पास पावर ज़्यादा है। सिविल सर्वेंट ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपर्ट है, फिर भी उसके पास पावर कम है। द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्टर नो मोर देन इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो आईएएस होते हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होती है फाइनेंस मिनिस्टर के मुकाबले। समटाइम्स द मिनिस्टर में नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स दैट कम अंडर देयर मिनिस्ट्री। कई बार मिनिस्टर्स को अपनी ही मंत्रालय के बारे में, अपनी ही डिपार्टमेंट के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती जितनी उसकी मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को, सिविल सर्वेंट्स को होती है। दिस कुड ईजिली हैपन इन मिनिस्ट्रीज लाइक डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइंस एक्सेट्रा। ऐसा डिफेंस में, हेल्थ में,
इंडस्ट्री में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, माइंस में होता रहता है। वाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन दिस मैटर? अब इतना सब होने के बावजूद भी असली पावर उस मिनिस्टर के हाथ में ही क्यों है? तो इसका जवाब सीधा सा है बच्चों, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। हमारे देश में असली पावर किसके पास है? लोगों के पास। और उस नेता को, उस मिनिस्टर को लोगों ने चुन के भेजा है। ही इज इलेक्टेड लीडर, इसीलिए उसके पास ज्यादा पावर होना लाजमी है, उसी के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए। द रीजन इज वेरी सिंपल, इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. She is finally answerable to the people for all the consequences of her decision. That is why the minister takes all the final decisions. ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि पब्लिक को आंसरेबल, पब्लिक को जवाब देने का काम मिनिस्टर्स का होता है। उनको लोगों ने चुन के भेजा यही काम करने के लिए, इसीलिए फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों के पास ही होती है। The minister decides the overall framework and objectives in which decisions on policy should be made. The minister is not and is not expected to be an expert in the matters of his ministry. इसने क्या कहा है कि जो उसकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड फ्रेमवर्क होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है, क्या किया जाएगा, क्या पॉलिसीज ली जाएंगी, ठीक है, कितना पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा, ये सारा मिनिस्टर ही डिसाइड करता है। मिनिस्टर बेशक अपनी मिनिस्ट्री का एक्सपर्ट ना हो, लेकिन फिर भी लोगों की विल के अकॉर्डिंग चीज़ों को काम में लाने का, सिरे चढ़ाने का काम मिनिस्टर का ही होता है। द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ऑल टेक्निकल मैटर्स, बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन। मिनिस्टर अपने एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेता है, अपने सेक्रेटरीज की, अपने IAS ऑफिसर्स की, OSD की एडवाइस लेता है, और अक्सर अलग अलग जो ऑफिसर्स होते हैं वो अलग अलग एडवाइस देते हैं। अब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, लोग क्या चाहते हैं, देश के लिए क्या अच्छा है, ये वो मिनिस्टर ही डिसाइड करेगा। एक्चुअली दिस हैपन्स इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बड़ी कंपनी में, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता है। दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस। जिसको ओवरऑल पिक्चर का पता होता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का पता होता है, देश के लिए क्या करना है उसका पता होता है, वही मेजर डिसीजन मेकिंग पावर होता है। एक्सपर्ट्स नहीं होते। द एक्सपर्ट्स कैन टेल द रूट बट समवन विद अ लार्ज व्यू डिसाइड्स द डेस्टिनेशन। एक्सपर्ट्स रूट तो बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन कौन सी होगी, कहाँ तक पहुँचना है, ये वो डिसाइड करेगा जिसके पास लार्जर व्यू है, जिसको ऑब्जेक्टिव्स का पता है, जिसको पॉलिसीज का पता है, जो सरकार में है। इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर्स परफॉर्म दिस रोल। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड मिनिस्टर्स ही का ही ये काम होता है और वही परफॉर्म करते हैं। आगे आता है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्ट होता है कंट्री का। येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक्स। प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। अक्सर जीती हुई पार्टी का जो सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर होता है, जीती हुई पार्टी में जिसका सबसे ज़्यादा दबदबा होता है, उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकती। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोalition ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं होती। मेजोरिटी पार्टी जिसने इलेक्शन जीता है, या कोalition ऑफ पार्टीज। कोalition क्या होता है? जब एक पार्टी सरकार नहीं बना पाती तो कई पार्टीज आपस में मिल जाती हैं, गठबंधन बना लेती हैं, और तब उसको क्या कहा जाता है? कोalition कहा जाता है। तो कोalition का जो लीडर है, या जीतने वाली पार्टी का जो लीडर है, उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, लीडर ऑफ लोकसभा के तौर पे। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजोरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजोरिटी सपोर्ट। अगर किसी भी सिंगल पार्टी को या अलायंस को मेजोरिटी ना मिले, तो जिसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट है उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से। यानी प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कोalition। प्राइम मिनिस्टर का कोई कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होता। कई बच्चे सोचेंगे कि प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए बनता है, नहीं। जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, मान लीजिए अगर जो रूलिंग पार्टी है वो चाहे तो उनको बदल भी सकती है। वो तब तक प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे जब तक उनकी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है। जब उनकी पार्टी के खुद के नेता उनसे अलग हो जाएंगे तो उनको भी चेंज करके किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ठीक है। और अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ेगा,
मिनिस्टर्स को भी रिज़ाइन करना पड़ेगा, सारे नेताओं को रिज़ाइन करना पड़ेगा और दोबारा इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब तक पार्टी का सपोर्ट होता है तब तक प्राइम मिनिस्टर पावर में रहता है। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिखाया गया है कि 1962 इलेक्शंस के बाद इस कार्टून में वो कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, अपनी कैबिनेट लिस्ट बना रहे हैं। तो सारे मंत्री यहाँ पीछे देख रहे हैं झांक झांक के कि हमारा नंबर आएगा मिनिस्टर की पोस्ट पे या नहीं आएगा। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक बार प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से पूछ के उसकी सलाह के अकॉर्डिंग दूसरे मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है। यानी असली पावर किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोalition दैट हैज द मेजोरिटी इन द लोकसभा। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उसी पार्टी या उस कोalition के होते हैं जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन जीता है। प्राइम मिनिस्टर किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। Sometimes a person who is not a member of the parliament can also become a minister, but such a person has to get elected to one of the houses of parliament within 6 months of appointment as minister. कई बार किसी ऐसे बंदे को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो, जिसने इलेक्शन ना जीता हो, लेकिन उसे कम से कम 6 महीने के अंदर किसी न किसी सीट पे से इलेक्शन जीत के मिनिस्टर बनना पड़ता है, तब जाके वो इलेक्शन जीतना पड़ता है, तब जाके वो अपना मिनिस्टर की पोस्ट कंटिन्यू कर सकता है। अगर वो इलेक्शन ना जीत पाए तो उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। इट यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो ऑफिशियल मिनिस्टर्स की बॉडी होती है। हमारे देश में मंत्रियों को मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं अक्सर, कुछ छोटे कुछ बड़े, जिनके कुछ के पास पावर ज़्यादा होती है, कुछ के पास कम होती है। कैबिनेट मिनिस्टर्स सबसे पहले आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स इन 60 से 80 मिनिस्टर्स में जो सबसे टॉप होते हैं, सबसे ज़्यादा पावर जिनके पास होती है, उनको कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्रीज। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस इन नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट कंप्राइजेज अबाउट 25 मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स टॉप लेवल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज, बड़े बड़े मंत्रालय जैसे होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, ये इन्हीं को मिलती है। कैबिनेट मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं। इनर रिंग भी कहा जाता है इनको। लगभग 25 कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे देश में अपॉइंट किए जाते हैं। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज इनके पास होती है। अगला लेवल आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। अगला लेवल आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। जो छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज होती हैं इनके पास, दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। ये कैबिनेट मीटिंग में तभी जाते हैं जब इनको स्पेशली वहाँ इनवाइट किया जाता है तब। लास्ट में आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो होते हैं, राज्य मंत्री जो होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को सहायता करते हैं डिसीजन बनाने में, पॉलिसीज बनाने में। ठीक है, सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग, द डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स। क्योंकि बार बार इन मिनिस्टर्स का मिलना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए कैबिनेट मीटिंग्स में, जब इनकी कैबिनेट मीटिंग होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, वहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं। दिस इज़ वाई पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी इज मोस्ट कंट्रीज इज नॉन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए ज़्यादातर देशों में पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि असली पावर कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होती है। द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम। कैबिनेट एक टीम की तरह काम करती है। The ministers may have different views and opinions, but everyone has to own up to every decision of the cabinet. हो सकता है मिनिस्टर्स का व्यू पॉइंट अलग अलग हो, लेकिन सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है। कोई भी अगर एक दूसरे के अगेंस्ट जाएगा, डिफेंस मिनिस्टर अगर होम मिनिस्टर के खिलाफ बोलेगा तो उसी की सरकार की किरकिरी होगी। ठीक है, वो अपने लिए मुश्किलें बढ़ाएगा। इसलिए बेशक उनका व्यू पॉइंट अलग अलग हो, लेकिन फिर भी वो पब्लिकली एक दूसरे को सपोर्ट ही करते हैं। आगे आता है नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इवन इफ इट इज अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। कोई भी मिनिस्टर सरकार के लिए गए निर्णय को गलत नहीं बताता है, बेशक वो किसी और मिनिस्ट्री के बारे में या किसी और डिपार्टमेंट के बारे में ही क्यों ना हो। एवरी मिनिस्टर हैज हिज सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट्स। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजंस। हर मिनिस्ट्री में, हर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरीज होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं नेताओं को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, ताकि वो आराम से
देश के भलाई के लिए डिसीजंस ले सकें। द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की टीम होती है उनको असिस्ट करता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। दिस इंक्लूड्स मैनी सिविल सर्वेंट्स, सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है इसमें वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। आईएएस ऑफिसर्स अगर असल में जब प्रमोशन लेते रहते हैं तो टॉप लेवल की जो रैंक मिलती है आईएएस ऑफिसर्स को, देश के आईएएस ऑफिसर्स को, वो कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं हमारे देश के, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं। आगे आता है पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर असल में देखा जाए तो हम एक प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही रह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? पार्टी इन पावर के पास, जो पार्टी इलेक्शन जीती हुई है उसके पास। और जो पार्टी इलेक्शन जीती हुई है उसकी बागडोर किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। तो हम एक प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहते हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स और द रिलेशनशिप विद ईच अदर, बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर। कानून में कुछ भी स्पेशली नहीं लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर की पावर के बारे में या मिनिस्टर्स की पावर के बारे में या एक दूसरे को कैसे कंट्रोल करेंगे इस बारे में, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है इसलिए उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स, ही कोऑर्डिनेट्स वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हिज डिसीजंस आर फाइनली इन केस डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। कैबिनेट मीटिंग को लीड को हेड प्राइम मिनिस्टर ही करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आपस में तालमेल बैठा के प्राइम मिनिस्टर ही काम करवाता है। अब एक बजट है हमारे देश का एक बजट है, ऐसा तो नहीं है कि जो परिवहन मंत्री है, जो सड़क मंत्री है, जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर है वो सारा बजट ले जाएगा, कहेगा मुझे देश के रोड अच्छे करने हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर क्या करेगा? उसको भी तो बजट चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर क्या करेगा? उसको भी तो बजट चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर क्या करेगा? उसको भी तो बजट चाहिए। तो डिसएग्रीमेंट्स अगर होते हैं डिपार्टमेंट्स के बीच में तो उसको कौन सेटल करता है? प्राइम मिनिस्टर सेटल करता है। ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। वो सबको सुपरवाइज करता है। मिनिस्टर को चाहे तो बदल भी सकता है अक्सर प्राइम मिनिस्टर, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा उसको लगता है तो। और सारे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में ही काम करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री हो, वो प्राइम मिनिस्टर की सुपरविजन में ही काम करती है। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क्स टू द मिनिस्टर। ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स, द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्रीज पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट करता है मिनिस्टर्स के बीच में, वो मिनिस्टर्स को डिसमिस भी कर सकता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट करता है अपनी पोस्ट से, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो बाकी मिनिस्टर्स को भी अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है। दस इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, विद इन द कैबिनेट द प्राइम मिनिस्टर इज द वन हु इज द मोस्ट पावरफुल। तो अगर हम ये कहें कि हमारे देश में कैबिनेट सबसे पावरफुल है तो कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल होता है। यानी हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। यहाँ इंदिरा गांधी की कैबिनेट के बारे में दिखा रखा है, मिनिस्टर्स को छोटा छोटा, कैबिनेट मिनिस्टर्स को छोटा छोटा दिखा रखा है, इंदिरा गांधी को बहुत बड़ा दिखा रखा है। इससे पता चलता है कि मेजर पावर जो थी उस वक्त की इंडिया में वो इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी तब की उनके पास थी। द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैव इंक्रीज्ड सो मच इन रिसेंट डिकेड्स। द पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसीज आर समटाइम्स सीन एज प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर की पावर पिछले कुछ सालों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कई बार पार्लियामेंटरी डेमोक्रेटिक कंट्री को प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहना गलत नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में मैंने भी बताया था। एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स, द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट को भी कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट को भी कंट्रोल करता है, पॉलिसीज़ को भी कंट्रोल करता है, कौन सा डिसीजन कैसे लिया जाएगा उसको भी कंट्रोल करता है। द मीडिया ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन एज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ द पार्टीज। मीडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीडिया ही एक कंपटीशन का माहौल क्रिएट करती है अलग अलग पार्टीज के टॉप लीडर्स के बीच में। इन इंडिया टू वी हैव सीन सच अ टेंडेंसी टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्सरसाइज इनॉर्मस अथॉरिटी बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक। जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी एज प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पब्लिक में उनका होल्ड था, पब्लिक में उनका कंट्रोल था।
इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो अ पावरफुल लीडर कंपेयर टू हर कलीग्स इन द कैबिनेट। यही काम इंदिरा गांधी के साथ था, वो भी एक काफ़ी पॉपुलर लीडर थी, लोगों का सपोर्ट था, इसलिए उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता था उनकी कैबिनेट में। Of course, the extent of power wielded by a prime minister also depends on the personality of the person holding that position. प्राइम मिनिस्टर की पावर बंदे की पर्सनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी कैसी है, पब्लिक फिगर कैसा है, वो पब्लिक सपोर्ट कैसा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पावरफुल होगा अपनी पार्टी में। However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of prime minister. लेकिन पिछले कुछ सालों में कोalition की सरकारें आ रही हैं, कई पार्टीज आपस में मिलकर सरकारें बना रही हैं, तो ऐसे केस में प्राइम मिनिस्टर को सबको खुश रख के चलना पड़ता है। अगर कोई भी पार्टी टूटती है तो उसको मेजोरिटी लॉस का खतरा रहता है, हो सकता है उसकी सरकार गिर जाए। इसलिए कोalition के प्राइम मिनिस्टर को सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो भी उसकी सरकार का हिस्सा है उनको खुश करके रखना पड़ता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोalition गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजंस एज ही लाइक्स। कोalition गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के पास कई कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो हर वो चीज़ नहीं कर सकता जो उसे पसंद है। ही हैज़ टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शंस इन हिज पार्टी एज वेल एज अमंग अलायंस पार्टनर्स। उसको अपने डिसीजंस में ग्रुप्स को, उन फैक्शंस को और अपनी साथी पार्टियों को भी मना के चलना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है। ही हैज़ टू हीड टू द व्यूज एंड पोजिशंस ऑफ कोalition पार्टनर्स एंड अदर पार्टीज ऑन हु सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड्स। उसे उन कोalition पार्टनर्स, उन साथी पार्टियों को भी खुश करके साथ में लेके मना के चलना पड़ता है जिनके सपोर्ट से सरकार बनी है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हो सकता है सरकार गिर जाए, दोबारा चुनाव करवाने की नौबत आ जाए। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में इतना ही। आगे हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे पार्ट 3 वीडियो में। पार्ट 3 का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसका इन्फॉर्मेशन पहुंचे आपके डिवाइस तक। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।